बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या घटनाएं होती हैं? इंप्लांटेशन और जस्टेशन। इंप्लांटेशन क्या होता है? जब एम्ब्रियो यूट्रस पे चिपकता है तो उस घटना को इंप्लांटेशन कहते हैं, उस फेनोमेना को इंप्लांटेशन कहते हैं। ऐसे ही जस्टेशन क्या होता है? जब एम्ब्रियो पूरा फीटस में बदलता है, फीटस क्या हो रहा है? कंप्लीट डेवलप कर रहा है यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? जस्टेशन। यानी कि जब कोई फीटस जितने महीने तक अपने मां के गर्भ में है, पेट में है, कोख में है, यूट्रस में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के 9 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंप्लांटेशन और जेस्टेशन को समझते हैं इस वाले लेक्चर में। तो बेटा जैसे हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था कि भाई फर्टिलाइजेशन में इस तरह से स्पर्म है, ठीक है, मान लीजिए ये इस तरह से स्पर्म था और ये स्पर्म का न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस अंदर, ठीक, एन मतलब हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का अंदर होगा ये। अब यहां पर क्या है? ये ओवम, इस तरह से ओवम है और ओवम के बाहर क्या होगा? ये जोना पेलोसुडा की वॉल होगी। और इस जोना पेलोसुडा वॉल को कौन तोड़ेगा? मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, इस जोना पेलोसुडा की वॉल को तोड़ता है स्पर्म के आगे जो होता है हेड पे, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है और वो इस पे अटैक करता है, इस जोना पेलोसुडा वॉल को यहां से क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे स्पर्म ने जोना पेलोसुडा वॉल ब्रेक करी तो ओवम के अंदर, ये ओवम का न्यूक्लियस होगा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्पर्म ने जैसे इसके साथ फ्यूज करा और आगे फ्यूज किस तरह से कर रहा है उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है ना। उस चीज को मैं यहां आगे पे दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये है ओवम, ठीक, और अगर मैं बात करता हूं ये ओवम में, मैं ऐसा बना देता हूं, ये ओवम है, इस तरह से ओवम है बेटा, ठीक है। और इसके बाहर क्या होगा? जोना पेलोसुडा, इस तरह से, इस तरह से जोना पेलोसुडा। जोना पेलोसुडा को जैसे ही एक्रोसोम ने ब्रेक करा, वैसे ही एक्रोसोम के बाद जो स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन है वो इस तरह से अंदर चले जाता है, ठीक है, इस तरह से अंदर चले गया। स्पर्म का हेड वाला पोर्शन क्या चले जाता है? इस तरह से अंदर चले जाता है, इधर इस तरह से स्पर्म का हेड वाला पोर्शन ये इस तरह से चले गए, ठीक है। और जैसे स्पर्म का हेड वाला पोर्शन अंदर गया तो ये स्पर्म की टेल इस तरह से टूटकर अलग हो जाती है। ये स्पर्म की जो टेल है, ये टेल यहां से ब्रेक हो जाती है, अलग हो गई, ठीक है। अब स्पर्म का हेड वाला पोर्शन जैसे अंदर घुसता है जोना पेलोसुडा के, वैसे ही फिर जोना पेलोसुडा क्या हो जाती है बेटा? जोना पेलोसुडा बाहर से पूरी कवर हो जाती है, क्लोज हो जाती है और सॉलिड हो जाती है। अब यहां पर दो चीजें, एक तो ये स्पर्म अगर बात करें, एक तो अगर स्पर्म के न्यूक्लियस की बात करें हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और दूसरा न्यूक्लियस किसका होगा? यहां पर ओवम का न्यूक्लियस होगा। अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा। यहां पर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिक्स होंगे, फ्यूजन होगा। ये न्यूक्लियस यहां पर जाएगा और ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है ना। ये स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस, यहां पर जो है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस हो रहे हैं, यहां पर फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, ठीक है। 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन यहां पर हो रहा है। और 2 न्यूक्लियस कौन कौन से हैं? स्पर्म का न्यूक्लियस है एंड ओवम न्यूक्लियस, ठीक है, ओवम का न्यूक्लियस। स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गया, ठीक है। इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। इसी फ्यूजन को हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में फ्यूजन हमारे पास क्या है? गैमीट के साथ साथ न्यूक्लियस का फ्यूजन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कह लो या फिर इसी चीज को सिनगैमी भी कहते हैं। सिनगैमी मैंने बताया था, ठीक। सिनगैमी का मतलब है गैमिट्स का जुड़ना, सिन का मतलब जुड़ना, गैमिट का मतलब गैमिट, गैमिट का जुड़ना, ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर ये फ्यूजन हुआ, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूजन जैसे हुआ, उसके बाद क्या होगा? 2 न्यूक्लियर आपस में मिल गई, ये भी हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड और ओवम भी हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस अपने पास जुड़ के क्या बन गया? इस तरह से आगे ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इस तरह से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2n होगा, ठीक है।
एन एन मिले तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाता है, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो यहां पर बन रहा है इसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं बेटा? इसको जाइगोट कह रहे हैं, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? जाइगोट कह रहे हैं। अब एक बात यहां रखना, यहां से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर जाइगोट बनने तक का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, यहां पर फर्टिलाइजेशन, ये जैसे स्पर्म गया और अगर ओवम वहां पर होगा तो ये फर्टिलाइजेशन एक दिन में ही हो जाएगा, ये वन डे में ही हो जाता है। पहले दिन डे 1 में ही क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और डे 2 तक आते आते क्या होता है? जाइगोट बन जाता है ना। ये डे 2 तक जो है आते आते, डे 2 तक आते आते क्या हो जाता है? यहां पर जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर जाइगोट के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। इस तरह से जाइगोट के बाद क्या बनता है बेटा? ये एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो देखो, अगर जाइगोट की मैं बात करता हूं तो जाइगोट होता है अपने पास 2 सेल स्टेज। क्या होता है? 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज को क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट कहते हैं। 2 सेल स्टेज को यहां पर क्या कह रहे हैं? जाइगोट। और वो दूसरे दिन में बनता है अपने पास, ठीक है ना। 2 सेल स्टेज जाइगोट हो गया और दूसरे दिन ये बन गया जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक। उसके बाद इस जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। उसके बाद इस जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो क्या होता है? जैसे यहां पर एम्ब्रियो बन रहे हैं तो ये 2 सेल स्टेज है, 2 के बाद क्या होगा? 4, 4 के बाद क्या होगा? 8 को भी माइटोसिस होने पर, देखो यहां पर जाइगोट में माइटोसिस होगा तो जाइगोट से माइटोसिस होने पर क्या बनेगा? जाइगोट की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस बोल दीजिए या फिर माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज का 4 सेल स्टेज यहां पर बनेगा। 4 के बाद 8 सेल स्टेज, फिर से माइटोसिस। 8 के बाद फिर से माइटोसिस होगी तो 16 सेल स्टेज। 16 के बाद फिर से माइटोसिस होगी तो इस तरह से 32 सेल स्टेज यानी 32 सेल स्टेज बनेगा। और उसके बाद भी माइटोसिस होगी तो 64 सेल स्टेज बनेगा। इसका मतलब है कि एम्ब्रियो जो यहां पर हम चल रहे हैं वो हमारे पास 64 सेल स्टेज तक चलता है। और कहां से? 4 सेल स्टेज से लेकर 64 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज से लेकर 64 सेल स्टेज तक जो चलता है वो चलता है अपने पास एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद ये बनता है फीटस, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद जैसे 64 सेल स्टेज ये चल रहा है, 4 से लेकर 64 सेल स्टेज, तो 4 से लेकर 64 सेल स्टेज अगर ये चलता है तो इसको 4 से लेकर 64 सेल स्टेज चलने पर लग जाता है 12 से 16 दिन, ठीक है। 12 से 16 दिन इसको लग जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहां पर 12 से 16 दिन इसको यहां पर पहुंचने में लग जाते हैं 4 से लेकर 64 सेल स्टेज तक, ठीक। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनता है? आगे एम्ब्रियो डेवलप होके बनता है बेटा फीटस, ठीक है ना। आगे डेवलप होके एम्ब्रियो क्या बनता है? फीटस बोलते हैं इसको, ठीक है। फीटस आगे बनता है, ठीक। और फीटस जैसे ही बना, जैसे ही एम्ब्रियो से फीटस बनता है, जैसे यहां पर देखो एम्ब्रियो से फीटस बन रहा है, ठीक। और फीटस कहते हैं उसको अप टू 9 मंथ तक। फीटस कब कहते हैं? अप टू 9 मंथ, 9 महीने तक। अगर ह्यूमन की बात करें तो 9 महीने तक उसको क्या कहेंगे? फीटस कहेंगे। यानी कि जब तक वो बच्चा अपने मां के पेट पे है तब तक उसको नाम क्या देंगे? फीटस नाम देंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात अगर मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं, जैसे ही जाइगोट एम्ब्रियो में बदल रहे हैं, ये जाइगोट जब एम्ब्रियो में बदलता है, ठीक, तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में बदलता है तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, इस बात को याद रखना। एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं जैसे ही जाइगोट क्या है एम्ब्रियो तक बदल रहा है तो इस घटना को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो पूरा अप टू 9 मंथ तक कंप्लीट डेवलप हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है पूरे 9 महीने तक पेट में, मां के यूट्रस में, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? उस टाइम पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन, ठीक है। यहां से लेकर एम्ब्रियो से लेकर अगर 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट चल रहा है उसके मां के पेट में तो इसको कहते हैं जेस्टेशन। क्या कहते हैं इसको? जेस्टेशन कहते हैं, जेस्टेशन, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं जेस्टेशन, यानी कि वो टाइम पीरियड जहां पर क्या हो रहा है?
पूरा का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अप टू 9 महीने तक उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, जस्टेशन टाइम पीरियड कहते हैं। आई बात समझ में। और यही चीज फिर क्या रहती है, जस्टेशन टाइम पीरियड तो कह रहे हैं, यही चीज प्रेगनेंसी के तौर पे रहती है, प्रेगनेंसी के तौर पे। इसी को बोलते हैं कि भाई वो लेडी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है, या फिर प्रेगनेंसी मेंटेन वाली बात कह सकते हैं इसको, कि प्रेगनेंसी मेंटेन हुई है, ठीक है, और बच्चे का कंप्लीट 9 महीने तक क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। उसके बाद जैसे ही फीटस क्या होगा, 9 महीने के बाद जैसे ही फीटस का बर्थ होगा, तो उस बर्थ को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है ना। उस बर्थ को हम क्या कह रहे हैं, यहां पर 9 महीने के बाद क्या होगा, इसका बर्थ होगा। आफ्टर 9 महीने क्या होगा, इसका बर्थ होगा, ठीक है। अगर बर्थ के बाद ये फीटस की अगर बात कर रहे हैं, जैसे बर्थ हो रहा है, तो बर्थ जब हो रहा है तो उस जो बर्थ हुआ है उसको कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, इन्फेंट, यानी कि जिस चीज का जन्म हुआ है उसको इन्फेंट कहेंगे, ठीक है। बेटा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बेबी नाम देते हैं। बेबी तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, जब तक बच्चा पेट में है, यूट्रस में अगर उसका डेवलपमेंट चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको प्यार से बेबी बेबी कहते हैं, ठीक है। तो वो प्यार वाली भाषाएं हैं, वो रियल वाली भाषा नहीं, बेबी नहीं कहते उसको। जब तक पेट में है तब तक उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में फीटस। उसके आगे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसको नाम क्या देते हैं, इन्फेंट। क्या नाम देते हैं, इन्फेंट। और कब, एट बर्थ, एट बर्थ, ठीक है, एट बर्थ टाइम। बर्थ टाइम पे उसको क्या दे रहे हैं, फीटस यानी इन्फेंट नाम दे रहे हैं, ठीक है। और बर्थ से लेकर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर एट बर्थ भी ना बोलते हुए सीधा मैं इस तरह से कर लेता हूं कि बर्थ से लेकर और 1 महीने तक उसको क्या कहेंगे, इन्फेंट ही नाम देंगे। बर्थ से लेकर यानी कि फ्रॉम बर्थ से लेकर फ्रॉम बर्थ टू अप टू 1 मंथ, अप टू 1 मंथ, ठीक है। यानी कि जब तक वो बच्चा 1 महीने का नहीं हुआ, ठीक है, यानी बर्थ से लेकर और 1 महीने का जब तक वो बच्चा है, तब तक उसको नाम क्या देंगे, इन्फेंट नाम देंगे। इन्फेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं शिशु। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, शिशु। क्या बोल दिया, इन्फेंट को शिशु नाम दे दिया, ठीक है ना। ये शिशु इसको बोला जाता है, ठीक है। और 1 महीने के बाद उसको क्या नाम देंगे, फिर हम 1 महीने के बाद जैसे वो इन्फेंट 1 महीने के बाद बड़ा हो गया, जैसे वो इन्फेंट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए इन्फेंट 1 महीने के बाद हो गया, ठीक है, फिर उसको नाम देंगे बेबी। तब देते हैं उसको नाम बेबी, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद उसको नाम देते हैं बेबी, ठीक है। यानी कि इसको नाम अगर दे रहे हैं बेबी, इन्फेंट के बाद ये इसका नाम है बेबी, तो बेबी कब नाम देते हैं, बेबी नाम देते हैं आफ्टर 1 मंथ, ठीक है ना। 1 मंथ के बाद उसको नाम क्या देते हैं, बेबी। तो बेबी नाम दे रहे हैं आफ्टर 1 मंथ। इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखें, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमें याद रखना है, ठीक है। जायगोट के बाद बनता है, ये जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। इस टाइम पीरियड को, 9 महीने का टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, जेस्टेशंस कहते हैं, ठीक। अब फीटस के बाद जो है, अगर वो बच्चा बर्थ हो रहा है, ठीक है, बर्थ से लेकर 1 महीने तक उसको क्या नाम देंगे, शिशु, यानी कि इन्फेंट नाम देंगे, ठीक है। तब भी उसको बेबी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लोग बोलते हैं बेबी घर पे हुआ है, बेबी ऐसा वैसा, है ना, तो तब भी उसको बेबी नाम नहीं देंगे, बायोलॉजिकली उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट। जब वो 1 महीने का हो जाए, 1 महीने के बाद उसको नाम हम क्या दे सकते हैं, बेबी नाम दे सकते हैं। बेबी कब बोला जाता है, 1 महीने के बाद उसको बेबी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। अब फीटस जैसे ही क्या हो रहा है, इन्फेंट यानी कि बेबी का बर्थ हो रहा है, तो इस चीज को कहा जाता है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, जैसे फीटस जन्म ले रहा है तो इस घटना को कहा जाता है पार्चुरेशन। क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन, ठीक है। इस घटना को क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर इस घटना को पार्चुरेशन कहा जा रहा है। इन चीजों को मैं काफी इंपॉर्टेंट यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं कि एम्ब्रियो जेनेसिस क्या होता है, दूसरा हम जेस्टेशन काफी अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम पार्चुरेशन भी काफी अच्छे से यहां पर देखने वाले हैं कि क्या चीजें आगे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये टर्म्स हमें याद रखना है भाई, कब से कब ये चीजें चल रही हैं,
तो सबसे पहले हम टॉपिक यहां पर डालेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहला टॉपिक क्या डालेंगे बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है ना, तो इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। आगे टॉपिक हमारे पास रहने वाला है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, इस एम्ब्रियोजेनेसिस को समझते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस को पहले समझ लेंगे। देखो बेटा, अभी तक हमारे पास क्या था? 2 सेल स्टेज था। ये इस तरह से 2 सेल स्टेज को हमने क्या बोला? जाइगोट बोला। इस 2 सेल स्टेज को हमने क्या बोला? 2 सेल स्टेज है। ठीक, 2 सेल स्टेज। और कौन से डे में है ये अपने पास दूसरे डे में। दूसरे दिन ये चीज हो जाता है फर्टिलाइजेशन। पहले दिन होता है, दूसरे दिन ये होता है डे 2 में, है ना। ये अपने पास जाइगोट। फिर जाइगोट जो है माइटोसिस करता है। ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस। ठीक है, इक्वल डिविजन्स। तो 2 सेल का क्या बन जाएगा? 4 सेल स्टेज बनेगी। और वो 4 सेल स्टेज अपने पास इस तरह से, ये बनेगी 4 सेल स्टेज। ठीक है ना, ये बनेगी 4 सेल स्टेज। इस बात को अच्छे से समझना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 सेल स्टेज बन गई। और 4 सेल स्टेज बनने के बाद फिर से माइटोसिस होगा। फिर से माइटोसिस होगा। ठीक, अच्छा, दूसरे दिन ही हो रहा है, ये तीसरे दिन हो रहा है 4 सेल स्टेज। फिर क्या होगा? यहां पर माइटोसिस हुआ, इक्वल डिवीजन 4 से बनेंगे 8। वो 8 सेल स्टेज किस तरह से बन गई? थोड़ा सा ऐसे 8 सेल स्टेज बन गई है अपने पास। किस तरह से? ऐसे। ठीक है, ये 8 सेल स्टेज बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से 8 सेल स्टेज अपने पास बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज अपने पास बन चुका है। ठीक, माइटोसिस होने पर 8 सेल स्टेज। तो ये तीसरे दिन में अगर 4 सेल स्टेज है तो ये क्या होगा? चौथे दिन की बात होगी। ठीक है, 8 सेल स्टेज चौथे दिन की बात होगी। फिर क्या होगा? फिर से माइटोसिस होगा। फिर से माइटोसिस। ठीक है बेटा, माइटोसिस सेल डिविजन्स को माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। जैसे 2 सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस को माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं और मियोसिस को मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। तो इस वजह से याद रखना इस चीजों को। ठीक है ना, माइटोसिस कह लो चाहे माइटोटिक डिवीजन्स कह लो। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। अब क्या होगा? यहां पर अगर बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक, कि यहां पर अगर बात कर रहे हैं कि 8 सेल स्टेज बन गया। 8 सेल स्टेज के बाद क्या होगा? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के बाद क्या होगा? 8 से 16 सेल स्टेज बनेगी। तो ये 16 सेल स्टेज वाला डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं। मान लीजिए यहां पर ये 16 सेल स्टेज वाला डायग्राम है। ठीक है, ये 16 सेल स्टेज वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 सेल स्टेज यहां पर बन गई है ना। 16 सेल स्टेज बन गई यहां पर, 16 सेल स्टेज बन गई है। ठीक है ना, और ये कब होता है? ये होता है 5वें दिन में, 5 डेज। ठीक है ना, 5वें दिन में ये क्या हो रहा है? 16 सेल स्टेज बन गई है। फिर ये 16 सेल स्टेज आगे क्या होगा? अगर इस 16 सेल स्टेज की बात करता हूं तो 16 सेल स्टेज के बाद फिर से माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन कह लो या फिर माइटोसिस कह लो। 16 का 32 सेल स्टेज बनेगा। और 32 सेल स्टेज किस तरह से बनता है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, वो 32 सेल स्टेज कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से 32 सेल स्टेज बनता है। ठीक है, इस तरह से 32 सेल स्टेज बनता है। इस तरह से ये कुछ सेल स्टेज होंगी। ठीक है, यहां पर टोटल 32 सेल स्टेज होती हैं बेटा, ये 32 सेल होती हैं। वो 32 सेल स्टेज में क्या होता है? कुछ इस तरह से बाहर वाला कवरिंग बना देता है, कुछ सेल अरेंज होके बाहर वाली कवरिंग बना देते हैं इस तरह से, और कुछ सेल अंदर रह जाते हैं इस तरह से। ठीक है ना, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक, ये होती है अपने पास 32 सेल स्टेज। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज। ठीक,
अब 32 सेल स्टेज के बाद क्या होता है, 64 सेल स्टेज बनता है। लास्ट सेल स्टेज बनेगा माइटोसिस होकर, यहां पर माइटोटिक सेल डिविजन अगर मैं लिख रहा हूं, इसको मैं नीचे दिखा देता हूं इस तरह से, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिविजन। अगर यहां पर माइटोटिक डिविजन हो रहा है तो 32 सेल स्टेज से फिर क्या बनेगा, 64 सेल स्टेज बनेगा, और वो 64 सेल स्टेज कुछ इस तरह से होगी। यहां पर ध्यान सुनना, वो 64 सेल स्टेज कुछ इस तरह से होगी, उसमें 3 जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर होती हैं इस तरह से, ठीक है, और 3 जर्मिनल लेयर, ये सबसे बाहर वाली जर्मिनल लेयर जो मैं येलो कलर की बना रहा हूं, उसके बाद मैंने ये व्हाइट वाली जर्मिनल लेयर बनाई, मान लीजिए तीनों जर्मिनल लेयर अगर मैं यहां पर दिखा रहा हूं, और लास्ट में अंदर जो है, अंदर भी जर्मिनल लेयर होती है इस तरह से, तीसरी जर्मिनल लेयर, ठीक है, ये तीसरी जर्मिनल लेयर, इस तरह से ये 3 जर्मिनल लेयर यहां पर होती हैं, ठीक है, इसमें ये 3 जर्मिनल लेयर होगी। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। दूसरी जो जर्मिनल लेयर होती है बीच वाली, उसको कहते हैं मीजोडर्म, ठीक है, और सबसे अंदर वाली जो है ये ग्रीन वाली, इसको कहेंगे एंडोडर्म, इसको यहां पर समझ। तो ये 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक है, अंदर वाली थर्ड, ठीक है, ये जर्मिनल लेयर होती है। पर पहले इनके नाम की अगर बात करते हैं तो ये लास्ट वाले अपने पास क्या है, 64 सेल स्टेज है, ये 64 सेल स्टेज। अब इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या क्या नाम इनके पड़ते हैं, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। पहले एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं कि ये अपने पास जाइगोट है, इसको क्या कहते हैं बेटा, जाइगोट कह रहे हैं, ठीक। और जाइगोट के बाद फिर ये 4 से लेकर 64 सेल स्टेज, ये सारा का सारा अपने पास क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है ना। जाइगोट के बाद जो ये 4 से लेकर 64 सेल स्टेज, यानी 4 से 64 सेल स्टेज, ये सारा का सारा एम्ब्रियो, ठीक। तो ये एम्ब्रियो बनना, जाइगोट से ये एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेज बनना क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, ठीक है। और कैसे बनते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन से ये एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, इसी को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो, जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब, जहां पर भी जेनेसिस वर्ड यूज आए, ठीक है, उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। और किसका फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो यहां पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम जाइगोट undergoes mitotic cell divisions, mitotic cell divisions, cell divisions यहां पर, ठीक है। तो ये अपने पास हो चुका है, ठीक है ना, कि माइटोटिक सेल डिवीजन से अपने पास क्या बन रहा है, ये फॉर्मेशन होता है किसका, एम्ब्रियो का। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है माइटोटिक सेल डिवीजन से, इसको क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इतनी बात समझने के बाद, ये बातें समझ में आ गई, तो एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछी भी जाती है अपने पास, ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको मेंशन कर लेना बेटा, ठीक है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद वाली अगर घटनाएं हैं तो उसको देख लेते हैं हम। उसके बाद वाली घटनाएं क्या क्या हो रही हैं, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन चुका है अपने पास 64 सेल स्टेज। उसके बाद वाली चीजें हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद अगर देखें
एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, ये एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद एक टॉपिक जेस्टेशन से पहले आता है इम्प्लांटेशन, तो उसको देख लेते हैं इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन क्या होता है, दूसरा स्टार टॉपिक इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन वाला घटना को देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन होता है क्या है। अब पहले इम्प्लांटेशन वाली घटना को अगर समझ रहे हैं, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो घटना है इम्प्लांटेशन, अगर इसके बारे में समझ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर समझ रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन की घटना इम्प्लांटेशन, इसको अगर समझ रहे हैं बेटा, तो इम्प्लांटेशन होगा क्या, इम्प्लांटेशन क्या चीजें होती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने बोला कि भाई 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज बनी तीसरे दिन, फिर चौथे दिन 8 सेल स्टेज बनी, फिर 5वें दिन 16 सेल स्टेज बनी, ठीक है, और 6ठे से 7वें दिन ये बन जाता है। यहां पर बनता है 6 से 7 डेज में, ठीक है, 6 to 7 डेज, 6 to 7 डेज में ये 32 सेल स्टेज बनती है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेल स्टेज है। ये 32 सेल स्टेज का नाम होता है क्या बेटा, इसका नाम होता है इसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये 32 सेल स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट। पहले हम सबका नाम ले लेते हैं, यहां पर नाम रखते हैं। 2 सेल स्टेज को जाइगोट कहते हैं, ठीक है, ये 2 सेल स्टेज को जाइगोट करें। 4 सेल स्टेज को पता क्या कहते हैं, ये 4 से लेकर 64 तो अपने पास एम्ब्रियो है, लेकिन इस एम्ब्रियो के भी अलग अलग सेल स्टेजेस हैं और अलग अलग स्टेजेस का अलग अलग नाम है। अगर मैं बोलूं ये 4 से लेकर और 4 से सेल स्टेज को क्या नाम देते हैं, 8 सेल स्टेज को क्या नाम देते हैं, 16 सेल स्टेज को क्या नाम देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको नाम देते हैं, 4 सेल स्टेज को देते हैं अर्लियर मोरुला। क्या नाम देते हैं इसको, अर्लियर मोरुला। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, ठीक है, अर्लियर मोरुला, ठीक। 8 सेल स्टेज को नाम देते हैं लेट मोरुला। क्या नाम देते हैं, लेट मोरुला, ठीक है। अर्लियर मोरुला मतलब जो शुरुआती में बना है, फिर उसके बाद लेट मोरुला जो उसके बाद बना है, ठीक। फिर 16 सेल स्टेज को पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो होता है ब्लास्टुला। क्या नाम देते हैं उसको, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है। अच्छा, ब्लास्टुला भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम बोल सकते हैं अर्लियर ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, अर्लियर, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, अर्लियर ब्लास्टोसिस्ट भी इसको कहते हैं, ठीक, अर्लियर ब्लास्टोसिस्ट। और ये लेट ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, चाहे इसमें लेट लगाओ ना लगाओ, ये ब्लास्टोसिस्ट लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 32 सेल स्टेज को तो ब्लास्टोसिस्ट हमने कह लिया, ठीक। और उसके बाद 64 सेल स्टेज को क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रुला। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, गैस्ट्रुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 से लेकर 64 सेल स्टेज तक है, ठीक है। अब अगर बात करें 4 से लेकर 16, 4 से लेकर 16 तक की इस सेल स्टेज को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं कि भाई इनको एक फैमिली में रख दें, ये अर्लियर मोरुला, लेट मोरुला और ब्लास्टुला या फिर अर्लियर ब्लास्टोसिस। इन 4 से 16 सेल स्टेज को जो है एक साथ रखा जाता है, एक फैमिली में रखा जाता है। उस फैमिली का नाम होता है ब्लास्टोमेयर। क्या नाम होता है उसका, ब्लास्टोमेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट, इस फैमिली का नाम होगा ब्लास्टोमेयर फैमिली, ठीक है ना। यानी कि इन सारे सेल स्टेज को, यानी कि तुम 4 को भी ब्लास्टोमेयर कह सकते हो, 4 सेल स्टेज को भी, 8 सेल स्टेज को भी ब्लास्टोमेयर कह सकते हो, 16 सेल स्टेज को भी ब्लास्टोमेयर। ये ब्लास्टोमेयर के अंदर आ जाते हैं अपने पास, ठीक है ना। लेकिन ये ब्लास्टोमेयर फैमिली में तो है, लेकिन ये फैमिली में भी अलग अलग मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम बोले ना हमारी एक फैमिली होती है, तो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग का अलग अलग मेंबर का अलग अलग नाम होता है। तो ऐसे ही ये 3 सेल स्टेज जो अपने पास है, 4, 8 और 16, ये 3 सेल स्टेज एक ही फैमिली में रखे जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है ना। तो ये चौथे सेल स्टेज को भी ब्लास्टोमेयर कह सकते हैं, इस 8 को भी ब्लास्टोमेयर कह सकते हैं, 16 को भी ब्लास्टोमेयर कह सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली इनको पढ़े तो इंडिविजुअली क्या है, ये अर्लियर मोरुला, ये लेट मोरुला, ये 16 सेल को कहते हैं ब्लास्टुला या फिर अर्लियर ब्लास्टोसिस्ट। इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है ना।
अब दूसरी बात है कि ये जायगोट से लेकर, अगर बात करें जायगोट से लेकर और ये यहां से, जायगोट से लेकर और यहां लेट मोरुला तक, ठीक है, या फिर लेट मोरुला से आगे भी हम थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, जायगोट से लेकर, ठीक, इसको मैं यहां पर रफ कर लेता हूं पहले, ठीक है, इम्प्लांटेशन वाला, ठीक, यहां पर अगर बात करें जायगोट से लेकर और ये ब्लास्टुला यानी कि अर्लियर ब्लास्टोसिस, ये जो होता है ये सारी घटनाएं कहां पर हो रही हैं, ये सारी घटनाएं होती हैं फ्लैपियन ट्यूब में, ठीक है, तो ये फ्लैपियन ट्यूब वाली घटनाएं हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें कहां पर हो रही हैं, फ्लैपियन ट्यूब, इनसाइड फ्लैपियन ट्यूब, फ्लैपियन ट्यूब के अंदर ये चीजें चल रही हैं, ठीक, यानी कि ये 5वें दिन की जो घटनाएं तक हैं ब्लास्टुला तक, ये कहां चल रहा है, फ्लैपियन ट्यूब के इनसाइड, इनसाइड फ्लैपियन ट्यूब में, ठीक है। जैसे ही 32 सेल स्टेज आता है तो ये फिर यूट्रस में आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, ये सारा का सारा यूट्रस में आ जाता है, ठीक। तो अगर ये यूट्रस में आ रहा है तो यूट्रस में ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं, तो ये ब्लास्टोसिस्ट हेल्प करता है किसमें, इम्प्लांटेशन में, किसमें हेल्प करेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, ये इम्प्लांटेशन करवाता है, क्या करवाता है, ये इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से पूछी जाती है कि इम्प्लांटेशन कौन से सेल स्टेज करती है, तो हम बोलेंगे 32 सेल स्टेज इम्प्लांटेशन करती है, जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट या फिर लेट ब्लास्टोसिस्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सिंपल ब्लास्टोसिस्ट नाम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है, यहां पर ट्रिपल स्टार मैंने कर दिया, ये इम्प्लांटेशन करवाता है, क्या करवाता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं यहां पर, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन करवाता है, इम्प्लांटेशन, ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करवाता है, ठीक है ना। तो इम्प्लांटेशन किस तरह से करवाता है उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अपने पास अगर मैं इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक यहां पर पढ़ रहा हूं, इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब तब हमें समझ में आएगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो स्ट्रक्चर है, इसको पहले मैं फिर से यहां पर तुम्हारे पास बना देता हूं बेटा, ठीक है, इसका फिर से डायग्राम मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इसकी जो सेल है वो दो हिस्सों में इस तरह से कैटेगराइज हो जाती हैं, जो एक तो ये लेयर बना देता है, ये लेयर बना देता है इस तरह से बाहर अरेंज, इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक, और इस लेयर को कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रोपोब्लास्ट लेयर। और फिर अंदर जो इसके हैं, जो इसके अंदर होता है, ये सेल अरेंज होते हैं, कुछ सेल यहां अंदर पे होती हैं इसकी, ठीक है, और इन सेल को कहते हैं इनर सेल मास, क्या कहते हैं इनको, इनर सेल मास, इन सेल को क्या नाम देते हैं, इनर सेल मास, इसको क्या नाम दे दिया, इनर सेल मास, इनर सेल मास कह लो, या फिर क्या नाम दे दो, स्टेम सेल मास, स्टेम सेल मास, इनर सेल मास नाम दे दो या फिर स्टेम सेल मास नाम दे दो। अब ये ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास का काम देख लेते हैं क्या होता है बेटा। ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, फिर दो इसके लेयर बन जाती है, ट्रोपोब्लास्ट की बाद में क्या होती है, दो लेयर बन जाती है इस तरह से, एक तो अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर, इस तरह से ट्रोपोब्लास्ट में क्या होता है, दो लेयर बन जाती है सेल डिविजन्स की वजह से, ठीक है। एक तो होती है ट्रोपोब्लास्ट की आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर, ठीक है ना। ये ट्रोपोब्लास्ट की क्या होती है, एक तो होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। आउटर ट्रोपोब्लास्ट, आउटर ट्रोपोब्लास्ट इसको कह लेंगे, आउटर ट्रोपोब्लास्ट, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा होता है इनर ट्रोपोब्लास्ट, इनर ट्रोपोब्लास्ट, ठीक। अच्छा, इस आउटर ट्रोपोब्लास्ट को दूसरा नाम भी देते हैं, इसको जब ये आउटर ट्रोपोब्लास्ट होता है, इस आउटर ट्रोपोब्लास्ट को नाम देते हैं बेटा कॉरियन। क्या नाम देते हैं, कॉरियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना,
कॉरियन नाम देते हैं। आउटर जो ट्रोपोब्लास्ट है, आउटर ट्रोपोब्लास्ट को नाम देते हैं क्या? कॉरियन। ठीक है, और ये कॉरियन क्या करती है? अपने ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं कॉरियोनिक बिलाई। क्या कहते हैं इसको? फॉर्म कॉरियोनिक बिलाई। फॉर्म, ये आउटर ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है? फॉर्म कॉरियोनिक बिलाई। कॉरियोनिक विलाई। और कॉरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करता है, और विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना। ये विलाई क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? कॉरियोनिक विलाई क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके बाहर इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरह से आउटर जो कॉरियन है इसके ऊपर क्या बन जाती है? इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करती हैं? ये यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की, वहां पर इसको जोड़ने का काम, यानी कि अडेयर का करने का काम कर रहा है, अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है ना। जैसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, कॉरियन क्या करता है? क्रॉनिक बिलाई बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो एंडोमेट्रियम पे चिपक सके अच्छे से, इस तरह से लॉक कर सके एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, वो चिपक सके। ठीक है ना, अच्छे से चिपक सके। इस तरह से कॉरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो वहां पर अच्छे से चिपक जाए, अटैच हो जाए, जिस घटना को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कॉरियोनिक विलाई किसमें हेल्प करती हैं? हेल्प इन इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, हेल्प इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। कॉरियोनिक विलाई किसमें काम करती है? इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, यानी कि अटैचमेंट कराने में हेल्प करती है। ये ब्लास्टोसिस्ट जो ये स्टेज है, ये 32 सेल स्टेज जो ब्लास्टोसिस्ट है बेटा, ये क्या काम करता है? इम्प्लांटेशन में हेल्प करवाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाहर ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, उस ट्रोपोब्लास्ट में दो उसके फिर लेयर बनती है, आउटर ट्रोपोब्लास्ट, इनर ट्रोपोब्लास्ट। आउटर ट्रोपोब्लास्ट कॉरियन बनाता है, और कॉरियन क्या करता है? क्रोनिक विलाई अपने ऊपर बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। इम्प्लांटेशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन होता क्या है। लेकिन दूसरा जो यहां पर हिस्सा है सेल का, उसको कहते हैं इनर सेल मास या फिर स्टेम सेल मास। अच्छा, ये इनर सेल मास और स्टेम सेल मास काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे क्या बनता है? पूरा का पूरा इसी इनर सेल मास से, ये स्टेम सेल मास से आगे ये अपने पास इनर सेल मास क्या बनाता है? गैस्ट्रुला बनाता है, और गैस्ट्रुला के बाद फिर क्या होगा? इस तरह से फीटस बनेगा। ठीक है ना, यानी कि एम्ब्रियो, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर 64 सेल स्टेज अपने पास क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। अब उसके बाद क्या होगा? फीटस का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, यानी कि ऑर्गन बनने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑर्गन बनेगा, पूरा फीटस बनेगा, पूरा बच्चा बनेगा। तो वो किससे बनता है? वो बनता है इनर सेल मास से। वो किससे बनता है? इनर सेल मास से। ठीक है ना, वो किससे बनता है? स्टेम सेल मास या इनर सेल मास। तो ये क्या करता है? हेल्प टू फॉर्म कंप्लीट फीटस। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ, इसका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीटस। ठीक है, ये फीटस बनाने में हेल्प कर रहा है ये इनर सेल मास या स्टेम सेल मास। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास है। ठीक है ना, तो अब इम्प्लांटेशन की अगर बात करें, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो यहां पर 32 सेल स्टेज है, यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है 32 सेल स्टेज, ये जब अटैच होता है एंडोमेट्रियम वॉल, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल पे अटैच होता है, किसके थ्रू? क्रोनिक विलाई के थ्रू। तो इस घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वहां पर उस घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो इस चीज को हम बात कर रहे हैं, समझेंगे आगे। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन अगर हम देख रहे हैं बेटा, तो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अटैचमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा? अटैचमेंट ऑफ, किसका अटैचमेंट है? ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट तो कौन से सेल स्टेज? यानी कि 32 सेल स्टेज। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस।
एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट, इस घटना को क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड 32 सेल स्टेज इन एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। और किसके थ्रू जुड़ रहा है, थ्रू क्रोनिक विलाई, कॉरियोनिक विलाई, किसके थ्रू जुड़ रहा है, कॉरियोनिक विलाई। ठीक है, और जिसमें जुड़ता है, जहां पर यूट्रस के जिस हिस्से में जुड़ता है वहां पर क्या होता है, मैटरनल टिश्यू। ठीक है ना, मैटरनल टिश्यू वहां पर होते हैं। ठीक है बेटा, उसको देख लेते हैं कि किस तरह से वहां पर मैटरनल टिश्यू होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर देखता हूं कि ये अपने पास क्या है, ओवरी है, और इस तरह से मैं यहां पर दिखा देता हूं कि ये फ्लैपियन ट्यूब है, इस तरह से फ्लैपियन ट्यूब है ना, और ये यूट्रस इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यूट्रस है। ठीक, इसको मैं आधा ही बनाता हूं, अभी पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यूट्रस की क्या होती है, यूट्रस की 3 मेम्ब्रेन होती हैं, सबसे बाहर वाली, फिर अंदर वाली और सबसे अंदर वाली। ठीक है ना, इस तरह से यहां पर भी बाहर वाली, फिर ये अंदर वाली और ये अंदर वाली, यहां पर इस तरह से मैंने एक ही साइड से बना दिया। ठीक, यहां से भी होगा पर मैं एक ही साइड से दिखा रहा हूं। ठीक है, एक ही साइड से यहां पर दिखा रहे हैं मान लीजिए। ठीक, ये चीज यहां पर मैं एक ही साइड से दिखा रहा हूं। ठीक है, अभी क्या होगा कि एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है सबसे अंदर, ये एंडोमेट्रियम वॉल है, सबसे अंदर वाली क्या है, ये एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, ये है एंडोमेट्रियम वॉल, और इसी एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनी होती है। इस एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर इस तरह से बनी होंगी। ये भी एंडोमेट्रियम वॉल है इस साइड, तो इसी में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनी होती है। ठीक है, ये यूट्रस एनवायरनमेंट बना देता है ताकि यहां पर इंप्लांटेशन हो सके। ठीक है, तो ये यूट्रस है पूरा का पूरा। यूट्रस का इस वाले हिस्से को, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां पर, इसको कहते हैं फंडिक रीजन। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, फंडिक रीजन। फंडिक रीजन कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडिक रीजन। ठीक है, ऊपर वाले। ठीक है, तो इस फंडिक रीजन में भी जो है यूट्रस के 3 ही लेयर है। ऊपर सबसे पहले आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, फिर बीच में मायोमेट्रियम, और लास्ट क्या है, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम वॉल पे क्या है, ये इस तरह से क्या हो रखी है, यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बन रखी है। ठीक है, और इसी फंडिक वाले रीजन पे जाके इंप्लांटेशन होता है। क्यों, क्योंकि इस फंडिक वाले रीजन पे क्या होता है, यहां पर मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या होते हैं बेटा, इस तरह से मैटरनल टिश्यू होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू। ठीक, और इन्हीं मैटरनल टिश्यू के साथ जो है, जो अपने पास ये आ रहा है, क्या ये अपने पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये 32 सेल स्टेज जो बना ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट, यहां पर 32 सेल स्टेज जो बना। ठीक, और इसके बाहर क्या होता है, इस तरह से ट्रोपोब्लास्ट पे क्या होता है, इस तरह से क्रोनिक विलाई होती है। इसमें क्या हो, इस तरह से कॉरियोनिक विलाई, कॉरियोनिक विलाई, और उन्हीं कॉरियोनिक विलाई के थ्रू यहां पर ये मैटरनल टिश्यू के साथ जुड़ता है। ठीक, इसी तरह से मैटरनल टिश्यू के साथ जुड़ रहा है। ठीक, इसी कॉरियोनिक विलाई के थ्रू ये मैटरनल टिश्यू के साथ जुड़ रहा है। तो इंप्लांटेशन यूट्रस के किस रीजन में हो रहा है, तो इसको याद रखना, फंडिक रीजन में होता है या फिर फंडस में होता है। क्योंकि फंडस में क्या होता है, मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं मैटरनल टिश्यू के साथ कॉरियोनिक विलाई अच्छे से जुड़ता है। ऐसे वहां पर मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और मैटरनल टिश्यू के साथ क्या होता है, ये कॉरियोनिक विलाई जो है इस तरह से अच्छा खासा अटैचमेंट यहां पर दिखा देती हैं। और यहां पर जो घटना हो चुकी है, यहां पर पूरी की पूरी घटना, इसी को कह देते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहां पर क्या होगी, पूरी की पूरी इम्प्लांटेशन हो गई। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, तो इम्प्लांटेशन तक की चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन सारी चीजें समझ में आई इम्प्लांटेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, इम्प्लांटेशन हमने देख लिया। अब जब बच्चे का इम्प्लांटेशन हो गया, ये
ठीक है, तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक, तो अब क्या करेगा, एम्ब्रियो जब इम्प्लांट होता है, यानी कि एम्ब्रियो की कौन सी सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, यानी कि ब्लास्टोसिस, ठीक है ना। एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, तो एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, वहां पर एम्ब्रियो यूट्रस से न्यूट्रिशन लेके क्या होगा, कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा डेवलप होगा, जिसको कहेंगे आगे हम जेस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। ठीक है, या फिर जेस्टेशन पीरियड की अगर बात करें आगे, यहां पर जेस्टेशन पीरियड, उसके बाद पार्चुरेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आगे जेस्टेशन पीरियड के बारे में, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे जेस्टेशन के बारे में बात कर रहा हूं, जेस्टेशन, ठीक है, जेस्टेशन क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है, वो टाइम पीरियड जहां पर क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है, इन विच, टाइम पीरियड इन विच fetus complete develop, fetus complete develop, जिसमें fetus क्या हो रहा है, complete develop हो रहा है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, gestation पीरियड कहते हैं, GESTAN, ठीक है ना, क्या कर दिया इसको, GESTATION, ठीक है। तो इस तरह से gestation अपने पास हो जाएगा, द टाइम पीरियड इन विच फीटस कंप्लीटली डेवलप, तो इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अगर जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग में, तो ह्यूमन बीइंग में जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, ठीक है, 9 महीने तक जेस्टेशन पीरियड, यानी कि 9 महीने तक अपने गर्भाशय में, ठीक है, यूट्रस, अपने यूट्रस या फिर गर्भाशय में क्या करती है, बच्चे को पालती है उसकी मां, ठीक है, यानी कि उस फीटस को कंप्लीट डेवलपमेंट करवाती है, ठीक है ना। यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट होने के लिए यहां पर क्या चाहिए, 9 महीने, ठीक है ना, किसके लिए, ह्यूमन के, ठीक। और अगर ऐसे मैं बात करता हूं, जैसे गाय भैंस की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, तो गाय 9 महीने 9 मंथ, ठीक, और 10-12 दिन और 12 डेज या 10 दिन और बोल सकते हैं, 10-12 दिन और, ठीक। ऐसे अगर भैंस की बात करते हैं बेटा, बफेलो का जेस्टेशन पीरियड अगर देखें, भैंस का देखें तो लगभग 10 महीने का होता है, ठीक। और ऐसे ही जो है कुत्ता बिल्ली का देखें, डॉग कैट का देखें, कुत्ता बिल्ली का वो होता है 2 से 3 महीने, ठीक है, 2-2.5 महीने कर देते हैं, 2 to 5 मंथ, है ना, 2 से 2.5 महीने, 2 से लेकर 2.5 मंथ, ठीक है, 2.5 महीने तक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बाद में हम याद रखेंगे तो वो रखेंगे एलिफेंट का, ठीक है, एलिफेंट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, एलिफेंट का वो होता है बेटा 22 महीने, ठीक है, 22 मंथ तक इसका जेस्टेशन पीरियड होता है, काफी इंपॉर्टेंट, 22 मंथ, ठीक है। तो हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड इसी का होता है, ठीक है, हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड एनिमल में इसका होता है, हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड, हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, ठीक है, किसका होता है हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड, एलिफेंट, यानी कि हाथी। हाथी 22 महीने तक क्या रखता है, अपने बच्चे को गर्भाशय में रखता है, ठीक है, 22 महीने तक उसका क्या चलता है, ये पीरियड, टाइम पीरियड चलता है, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैंने बात करी है, जैसे यहां पर इंप्लांटेशन होती है, इंप्लांटेशन के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है आगे सेल स्टेज में बदलता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यहां पर अगर मैंने बात करी, क्या क्या कह रहे हैं हम इसको, गैस्ट्रुला। तो इस गैस्ट्रुला के बारे में थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट याद रख लेते हैं, यहीं पर आगे अगर हम यहां पर ध्यान सुन लेते हैं, इस गैस्ट्रुला को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर गैस्ट्रुला, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं गैस्ट्रुला के बारे में, ठीक है। तो गैस्ट्रुला क्या है, 3 सेल स्टेज है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला होती है कितनी, 64 सेल स्टेज, 64 सेल स्टेज, ठीक है। इसमें 3 जर्मिनल लेयर बनती है। ये गैस्ट्रुला क्या करता है, फॉर्म 3 जर्मिनल लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर, ये 3 जर्मिनल लेयर बनाता है, 3 जर्मिनल लेयर बनाता है। कौन बनाता है 3 जर्मिनल लेयर, गैस्ट्रुला।
गैस्ट्रोला 3 जर्मिनल लेयर बनाता है। उन जर्मिनल लेयर के बारे में अगर देखें, ठीक है, उन जर्मिनल लेयर के बारे में देखें तो सबसे पहला जो है होता है बाहर वाला एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक। उसके बाद बीच वाला होता है मीजोडर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोडर्म। और लास्ट वाला अंदर वाला होता है एंडोडर्म, ठीक। और ये फिर ये तीनों ही जर्मिनल लेयर करती है पूरा का पूरा फीटस का निर्माण, पूरा फीटस के ऑर्गन, ये तीनों ही जर्मिनल लेयर बनाती है। जिसमें अगर मैं बात करूं एक्टोडर्म क्या क्या बनाता है, एक्टोडर्म फॉर्म करता है बेटा, एक्टोडर्म क्या फॉर्म करता है, स्किन को फॉर्म करता है, ठीक है, स्किन इसकी इसी की बनती है एक्टोडर्म की, ठीक है ना, स्किन का फॉर्मेशन एक्टोडर्म करता है, ठीक। स्किन क्या बना रहा है, एक्टोडर्म बाहर वाला जो है वो है जो कि किसका काम कर रहा है, एक्टोडर्म क्या कर रहा है, स्किन बनाता है, ठीक है ना। और स्किन के साथ साथ एक्टोडर्म क्या बना रहा है, एक्टोडर्म स्किन के साथ साथ बनाता है नर्वस सिस्टम, इस बात को भी याद रखना है, स्किन एंड नर्वस सिस्टम का काम किसका होता है, एक्टोडर्म का, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, चाहे वो अपने पास न्यूरॉन का काम क्या कर रहा है, कौन बना रहा है, एक्टोडर्म बना रहा है, नर्व सारी की सारी एक्टोडर्म बना रहा है, स्किन एक्टोडर्म बना रहा है। फिर उसके बाद अगर मीजोडर्म की बात करें, मीजोडर्म किन किन चीजों का क्या क्या चीजें बनाता है, तो मीजोडर्म काफी सारी चीजें यहां पर बनाता है, जैसे स्केलेटन बनाता है, ठीक है, मीजोडर्म जो है स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, स्केलेटन, ठीक है ना, यानी हड्डियों का जो ढांचा है उसका फॉर्मेशन करता है, स्केलेटन बनाता है, हड्डियों का ढांचा कौन बनाता है, मीजोडर्म बनाता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड वगैरह है ना, कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हैं वो सारे के सारे मीजोडर्म बनता है, ठीक है। यहां पर सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी हार्ट वगैरह जो है पूरा का पूरा कौन बनाता है, मीजोडर्म बनता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, ये मीजोडर्म बनाता है, आगे भी एक्सेट्रा, ठीक है ना। और लास्ट में अगर एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म क्या करता है, इनर लाइनिंग बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम की और रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ठीक है ना, इनर लाइनिंग फॉर्म, इनर लाइनिंग फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक का पूरा इनर लाइनिंग कौन बनाता है, एंडोडर्म। इस तरह से पूरा का पूरे ऑर्गन्स बनाने का काम इसका किसका होता है, तीनों लेयर का पूरा ऑर्गन बनाने का, और पूरा का पूरा ऑर्गन से फिर पूरा फीटस बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से हमने याद रखना है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अगर देखें, ठीक, जो ये बाहर वाले एक्टोडर्म्स हैं, मैंने बोला एक्टोडर्म्स क्या बनाता है, स्केलेटन और सॉरी एक्टोडर्म क्या बना रहा है, एक्टोडर्म स्किन बना रहा है और नर्वस सिस्टम बना रहा है। मीजोडर्म क्या बना रहा है, स्केलेटन बना रहा है, ठीक है, स्केलेटन के साथ साथ पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है, ठीक है। और एंडोडर्म क्या करता है, इनर लाइनिंग वगैरह बनाता है, ठीक है ना। तो ये सारे काम मैंने तुम्हें यहाँ पर इसमें बता दिए यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पर इन तीनों जर्मिनल लेयर का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें क्या टॉपिक अपने पास हो गया, ठीक है, जेस्टेशन टॉपिक अपने पास हो गया, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, जेस्टेशन हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं अब यहां पर पार्चुरेशन की, तो पार्चुरेशन क्या होता है, जब यंग वंस को जन्म दिया जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब वो फिटस कंप्लीट डेवलप हो गया अपने मां के यूट्रस में, ठीक है, फिर उसको जन्म देने का जो समय होगा उस घटना को कहते हैं पार्चुरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर पार्चुरेशन के बारे में, तो पार्चुरेशन के बारे में सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, अगर पार्चुरेशन की बात करें तो पार्चुरेशन की बात हम सिंपल यहां पर क्या कर सकते हैं कि अगर पार्चुरेशन की हम बात कर रहे हैं तो पार्चुरेशन में क्या होगा, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है ना। द टाइम पीरियड
द टाइम पीरियड इन विच, जिस टाइम पीरियड में, ठीक है ना, द टाइम पीरियड इन विच मदर gives birth to young ones, ठीक है, young ones को जन्म देती है, ठीक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेंट को जन्म दे रही है, इन्फेंट को जन्म दे रही है, जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, शिशु, ठीक है, शिशु बोल रहे हैं, शिशु की जगह सुसु मत बोल देना बेटा, ठीक है ना, हाँ, शिशु को जो जन्म दे रही है तो उस घटना को हम क्या कह रहे हैं, पार्चुरेशन कह रहे हैं, ठीक है ना, तो या फिर यंग वंस को जन्म दे रहे तो उस चीज को क्या कह रहे हैं, पार्चुरेशन कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास सारी चीजें यहां पर कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं। कोई भी डाउट है तुम्हें यहां पर इसको देख लीजिएगा शुरुआत से, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, यहां पर इस वाले पेज में कोई डाउट अगर है तो पूछ लो, अगर किसी भी बच्चे को इस वाले पेज में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं, ठीक है, इस वाले पेज में डाउट नहीं है, अच्छा, क्या इस वाले पेज में किसी बच्चे को डाउट है, नहीं, अच्छा, क्या अगर आगे बढ़े इस वाले पेज में किसी बच्चे को डाउट है, नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा हमने एक चीज याद रखना है कि यहां पर क्या होता है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वॉल है और ये क्रोनिक विलाई, ठीक है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल और क्रोनिक विलाई क्या करती हैं, जुड़कर एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा यहां पर ध्यान से सुन लेना, चाहे हम यहां पर इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, कि ये कोरियोनिक विलाई किसके साथ मिलेगा, एंडोमेट्रियम वॉल यूट्रस के साथ, ठीक है, और क्या बना दिया, प्लेसेंटा का निर्माण कर दिया। तो प्लेसेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है प्लेसेंटा, अगर बात करें, ठीक है, तो अगर बात करें तो प्लेसेंटा का निर्माण कर रही है कोरियोनिक विलाई, और ये एंडोमेट्रियम वॉल क्या कर रही है, प्लेसेंटा का निर्माण कर रही है। उस चीज को देख लेते हैं, उसको भी काफी इंपॉर्टेंट आगे हम याद रख लेते हैं, ठीक है, यहां पर चीजें देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई, ठीक, कोरियोनिक विलाई एंड एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस form structural and functional unit, form structural and functional unit, form structural and functional unit, structural and functional unit between किस के बीच में, between developing embryo, between developing embryo, between developing embryo and मैटरनल बॉडी, मां की बॉडी के बीच में, है ना, मैटरनल बॉडी, ठीक, और उसी स्ट्रक्चर को क्या काम कर, उसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कॉल्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं, प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा के बारे में अगर हमें पढ़ना है डिटेल में आगे वाले लेक्चर में, ये प्लेसेंटा क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन है, तो हम आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर काफी लंबा होने जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा के आगे क्या क्या काम है, ठीक है बेटा, ठीक, पार्चुरेशन हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने प्लेसेंटेशन देख लिया, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है ना, तो वो प्लेसेंटा क्या होता है, किससे कैसे बनता है प्लेसेंटा, कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम वॉल जो यूट्रस की होती है वो आपस में जुड़ के क्या बनाती है, प्लेसेंटा का निर्माण करती है, उसका काम क्या होता है प्लेसेंटा का, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है ना,
तो यहां पर ये चीजें हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और अपने पास सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो देख लीजिए। पहले पेज में कोई डाउट नहीं, ठीक है। दूसरे पेज में किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे पेज में कोई डाउट यहां पर, ठीक है, नहीं। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो ये कोरियोनिक विलाई और ये एंडोमेट्रियम मोल क्या कर देती है, यहां पर क्या करते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा इस तरह से चारों तरफ इसके बन जाता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या बन जाता है, ये प्लेसेंटा। यहां पर मैं बता देता हूं, ये बन गया प्लेसेंटा, ठीक है। किसकी तरफ बन गया, किसके चारों तरफ बन गया, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, इसको समझ लेना। इसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा और ये मैटरनल बॉडी या फिर यूट्रस मैटरनल का, तो ये होगा मैटरनल बॉडी। तो मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में ये दोनों जब आप क्या होता है, एक कनेक्शन बनाता है, कौन, ये प्लेसेंटा, ठीक है। और ये प्लेसेंटा फिर क्या करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। इस बात को याद रखना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो अंदर है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, और कोई डाउट यहां पर, ये गैस्ट्रुला की सारी जो तीनों जर्मिनल लेयर है उनके आगे जो डेवलपमेंट है, क्या क्या काम कर रहा है, उसको भी काफी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक। इसमें हमारे पास हमने देख लिया है कि किस तरह से प्लेसेंटा बन रहा है, ठीक। प्लेसेंटा चारों तरफ क्या बन जाता है, निर्माण कर देता है उसके, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे क्या क्या काम होते हैं प्लेसेंटा को, हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो चलो बेटा फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।